हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल जय सिंह स्टडी सेंटर पे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में एक बहुत ही दमदार, बहुत ही मस्त टॉपिक का हम निपटारा करेंगे, जिसका नाम है परासरण। परासरण क्या होता है? ये आपका एक विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है और ये आपका लास्ट विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है नंबर 4 वाला। तो आइए हम समझते हैं परासरण को। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं बाबू। परासरण क्या होता है? परासरण किसे कहते हैं? ठीक है भाई साहब, परासरण। ठीक है, परासरण ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? परासरण किसे कहते हैं? 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक कंसेप्ट को हम समझाने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, चलिए देखिए ध्यान से। यदि एक हम लोग कोई जार लेते हैं, ठीक है, बड़ा सा जार लेते हैं और इसमें 2 पार्ट कर देते हैं, ठीक है, और इसमें हम लोग लेते हैं भाई साहब सॉल्यूशन एक फर्स्ट, और इसमें हम लोग लेते हैं सॉल्यूशन सेकेंड। 2 विलयन लेते हैं अलग अलग, और दोनों विलयनों के बीच में एक हम झिल्ली लगा देते हैं, और इस झिल्ली का क्या नाम है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या नाम है भाई साहब? तो ये आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली है। क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। बात समझ में आई आपको? इसमें एक हमने कोई विलयन लिया है, तो विलयन है तो इसमें क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और प्लस के क्या होगा भाई? सॉल्वेंट होगा, अर्थात विलय और विलायक होगा। तो इस वाले में भी क्या होगा? सॉल्यूट होगा और प्लस के सॉल्वेंट होगा, अर्थात विलय होगा, और क्या होगा भाई साहब? विलायक होगा। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं कि जो विलयन फर्स्ट है, इसका सांद्रता, इसकी जो सांद्रता है ये आपका C1 है, और इसकी जो सांद्रता है, सांद्रता ये आपका क्या है? C2 है। क्या है भाई साहब? C2 है। और हमने मान दिया कि जो C1 है ये आपका बड़ा है किससे? C2 से। और जब C1 C2 से बड़ा है तो विलयन फर्स्ट का जो सांद्रता है वह अधिक है किससे? विलयन सेकेंड से। अर्थात जब इसकी सांद्रता कम है C2, तो ये आपका कहलाएगा भाई साहब तनु विलयन। क्या कहलाएगा? तनु विलयन, और ये कहलाएगा आपका सांद्र विलयन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हमने मान के चला है कि C1 अधिक है किससे? C2 से, अर्थात फर्स्ट विलयन की सांद्रता अधिक है दूसरे विलयन से। बात समझ में आ गई? अब क्या होगा तो देखिएगा बाबू, दोनों की सांद्रता को बराबर करने के लिए, दोनों की सांद्रता को बराबर करने के लिए, अर्थात C1 बराबर C2, C1 बराबर C2 के लिए, C1 बराबर C2 के लिए क्या होगा? होगा यही कि या तो इसमें क्या है? इसमें विलय मैक्सिमम होगा तब ना सांद्र होगा। विलय की मात्रा अधिक है तो ये सांद्र होगा, इसमें विलायक अधिक होगा इसलिए तनु होगा। अर्थात इसमें सॉल्वेंट क्या है? मैक्सिमम है, और सॉल्यूट क्या होगा? मिनिमम होगा, तब ये तनु कहलाएगा। और इसमें सॉल्यूट मिनिमम होगा और सॉल्वेंट क्या होगा भाई साहब? नहीं, सॉल्यूट सॉल्यूट मैक्सिमम होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? मिनिमम होगा, तब ये सांद्र कहलाएगा। बात समझ में आई? अब दोनों की सांद्रता को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, या तो इसमें का सॉल्यूट को हम धीरे 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 विलयन 1 में भेज दें, तब दोनों की सांद्रता C1 बराबर C2 हो सकती है, या तो इसमें के सॉल्वेंट को इसमें भेजें, तब इसकी सांद्रता C1 C2 के बराबर हो सकती है। या तो विलय को इसमें से इसमें भेज दें, या तो विलायक को इसमें से इसमें किसी प्रकार से भेजें, तब जाकर सांद्रता आपस में क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन भाई साहब, जो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इसका एक लक्षण है, इसका एक कार्य है, ये क्या करती है? तो ये विलय के कणों को ब्लॉक करती है। जो विलय कण होते हैं
इनको ब्लॉक करती है, मतलब कि अपने अंदर से इन्हें गुजरने नहीं देती है। और जो विलायक के कण होते हैं, विलायक के जो कण होते हैं उन्हें पास होने देती है, मतलब कि गुजरने देती है, उन्हें पास होने देती है। कौन? अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे जो जंतु कोशिका होती है एक अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति कार्य करती है, जो सेलिफोन झिल्ली होती है वो भी एक अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति काम करती है। अंडे के ऊपर एक बहुत ही पतली लेयर बनी होती है झिल्ली जैसी, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति काम करती है। आप देखे होंगे प्याज के ऊपर जब प्याज के छिलका को हटाते बहुत ही पतली महीन झिल्ली होती है, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली के भांति काम करती है। तो इसका लक्षण क्या है कि ये विलय के कणों को रोक देती है, अर्थात विलय के कणों को पास होने नहीं देगी और विलायक के कणों को अपने से पास होने देती है। अर्थात यहां से एक चीज बात क्लियर हो गई भाई साहब कि विलय के कण तो इसमें जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी। और जो विलायक के कण होंगे इधर से आएंगे, तो यही क्या होगा, इनमें से इसमें मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, अर्थात विलायक ही गति कर पाएंगे, विलय गति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विलय के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी। बात समझ में आई? तो आपको एक चीज कंसेप्ट में क्लियर हो गया होगा कि तनु को सांद्रता को बराबर करने के लिए बिलियन फर्स्ट के विलय के कणों को बिलियन सेकेंड में नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली उनको ब्लॉक कर देगी। सांद्रता को बराबर करने के लिए क्या होगा कि जो बिलियन सेकेंड है इसके विलायक कण क्या होंगे? फर्स्ट में प्रवेश करेंगे और यहीं से परासरण की डिफिनेशन निकल के आती है। क्या निकल के आएगी? सुनिए ध्यान से। कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक कणों का, कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन में जो प्रवाह होता है उसी प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? परासरण कहते हैं। तो परिभाषा होगा कम सांद्रता वाले, कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से स्वतः अधिक सांद्रता वाले विलयन में, अधिक सांद्रता वाले विलयन में, कम सांद्रता वाले विलयन के विलायक कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन में स्वतः प्रवाह को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? परासरण कहेंगे। अर्थात परासरण तभी होगा, उसी को कहेंगे जो स्वतः विलायक के कण जो तनु वाले होंगे ये स्वतः अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन में क्या करे? प्रवाह करे या प्रवेश करे। तो वही जो क्रिया होगी उसी प्रोसेस को, प्रवाह करने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? परासरण कहेंगे। बात समझ में आई आपको? आगे समझ में? तो फटाक से इसको नोट करिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करिए, फटाक से नोट करिए। हो गया? आगे बढ़े? मिटा दे? चलिए आइए देखते हैं। अब देखते हैं भाई साहब हम लोग परासरण के प्रकार क्या होता है। परासरण के प्रकार, ठीक है, चलिए देखते हैं परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार
कार। तो देखिएगा भाई साहब, परासरण दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः परासरण, अंतः परासरण, और दूसरा होता है भाई साहब बाह्य परासरण। एक होता है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। इसमें देखिएगा ध्यान से कि यदि हम कोई एक जल इसमें लेते हैं, क्या लेते हैं भाई साहब, H2O, और H2O लिए और इस H2O में हमने एक चना रख दिया। क्या रख दिया भाई साहब, चना रख दिया। ये क्या है, चना है, ठीक है। ये क्या है, चना है। चना भी रख सकते हो या अथवा करके किशमिश भी आप यहाँ पर रख सकते हो, किशमिश, चना या किशमिश, आपने देखा होगा। अब क्या होता है भाई साहब चना या किशमिश में कि जब इसको जल में डाल के छोड़ देते हैं तो जो चना या किशमिश होता है यह सांद्र के भांति काम करता है, सांद्र विलयन के भांति क्या करता है, काम करता है। और जो जल होता है भाई साहब ये तनु के भांति काम करता है। जब तनु के भांति काम करेगा तो हमेशा विलायक के कण कहां जाएंगे, तनु से सांद्र की ओर। और जो जल के कण होते हैं इस चने के अंदर या किशमिश के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। और परासरण जो होता है बाहर से अंदर की ओर होता है। देखिए कहां से हो रहा है, बाहर से अंदर की ओर होता है। तो जब परासरण की क्रिया बाह्य क्षेत्र से, बाह्य क्षेत्र से अंतः क्षेत्र की ओर, कहां, अंतः क्षेत्र में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा परासरण, अंतः परासरण। और जब इसमें चना या किशमिश को डालकर छोड़ देते हैं तो अंतः परासरण के कारण, किसके कारण भाई साहब, अंतः परासरण के कारण, कारण जो चना है, चना या किशमिश का, किशमिश का, चना या किशमिश का आकार क्या होता है, आकार बढ़ जाता है। क्या होगा भाई साहब, आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब हम चने या किशमिश को जल में डालकर छोड़ देते हैं तो वहां पे अंतः परासरण होता है और इसी कारण इसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात देखिए ध्यान से, आप यहाँ इसका एक बहुत खतरनाक उपयोग कर सकते हैं अपने गांव में। कैसे कर सकते हैं, जब एक बोरा चना लीजिए, एक बोरा चना लीजिए, अपने खेत में धरती में दबा दीजिए और उसके ऊपर एक पत्थर, शिव जी का पिंडी जैसे खूब पिंडाकार आता है उसको रख दीजिए, उसको ऊपर से मट्टी से ढक दीजिए, ठीक है। आज जैसे ही बरसात होगा, आज जैसे बरसात होगा तो चना में पानी जाएगा, अंतः परासरण होगा। और जब अंतः परासरण होगा चना फूलेगा, चना फूलेगा तो धरती से धीरे धीरे जो पत्थर आप रखे हो, पिंडी रखे हो, पत्थर के ऊपर आएगा। जैसे ऊपर आएगा और धरती फाड़ के निकलेगा। गांव में तब हुल्ला कर दो, मेरे खेत में शंकर भगवान जी की उत्पन्न हो गए हैं, धरती फाड़ के निकले हैं। और पूरे गांव में हाहाकार मच जाएगा, अरे वाह वाह वाह, फलाना के खेत में शंकर जी धरती फाड़ के निकल गए, उनका पिंड निकला हुआ शंकर जी का। अब वहां पर एक मंदिर बनवा दो भाई साहब, अब देखो हमने भगवान का जन्म करा दिया। किससे, अंतः परासरण से। बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही खतरनाक ये चीज है, ठीक ना। भगवान की भी इससे हम लोग जन्म करा सकते हैं साइंस से, और सबको हम लोग बना सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। बात समझ में आ गया। चलिए आइए देखते हैं बाह्य परासरण। इसमें क्या होता है, जब परासरण जो होता है अंतः क्षेत्र से, अंतः क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र की ओर होता है तो उस परासरण को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, बाह्य परासरण। जैसे जैसे ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है कि यदि हम इसमें लेते हैं विलयन, किसका लेते हैं, NaCl और प्लस के H2O का विलयन हमने ले लिया। और इसमें हमने एक किसको रख सकते हैं, एक अंडा को रख देते हैं। किसको, अंडा को रख दीजिए, या फिर अथवा यहाँ पर अंगूर, अंगूर, कच्चा अंगूर को रख दीजिए। अब इसमें क्या होगा, जो ये अंडा होगा, अंडा अब ये काम करता है किसके भांति भाई साहब, अब ये काम करता है तनु के भांति। और NaCl और जल काम करता है किसके भांति, सांद्र विलयन के भांति काम करने लगता है। और आपको पता है कि परासरण में हमेशा विलायक कण तनु से सांद्र की ओर होगा। अर्थात अब इस अंडे या अंगूर के जो कण होंगे ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं
और अंतः क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र की ओर गति करना शुरू करते हैं, जिसके कारण अंडे या अंगूर का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है, पिचक जाता है। अब इसे कहते हैं क्या चीज? बाह्य परासरण। तो बाह्य परासरण के कारण, किसके कारण भाई? बाह्य परासरण के कारण जो अंडा होता है, अंडा या अंगूर का जो आकार होता है, आकार ये क्या होता है भाई साहब? छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है अर्थात पिचक जाता है। तो आपने बेहतरीन तरीके से हमने, आप बताइए समझ में आ गया? परासरण किसे कहते हैं, परासरण कितने प्रकार का होता है, ये हमने आपको समझा दिया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई साहब। जय हिंद।